हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग भी बहुत मस्त होंगे। मैं प्रशांता साहू आपके लिए कल का जो टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें से कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, टाइपिंग में भी मिस्टेक था और उतना अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए आज मैं इसको फिर से यही टॉपिक लेकर आई हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स वेरियस में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगी, वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो यह हमारे चारों ओर फैली हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब कि जो हवा है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जो वायु है वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। फिर यही है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी, मतलब हमारे जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके चारों ओर है वायु की एक मोटी सी चादर से, मतलब हमारा जो अर्थ है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो मतलब कि पृथ्वी हवा के मोटी चादरों से मतलब ढकी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। आई होप आप लोगों को एटमॉस्फेयर इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो जैवमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा ये वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थलमंडल है। तो इसको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जैवमंडल का मैं अपना अलग से एक कंटेंट लेकर आऊँगी, उसमें मैं सारे मंडल्स आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। फिर अब हम आ जाते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। वायुमंडल में मतलब कि गैसों में हमारा क्या क्या पाया जाता है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम से इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो, मान लो फॉर एग्जांपल दैट ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 20.9%, कहीं कहीं पे 21% राइट हुआ दिखता है। फिर अदर गैस में हमारा है 0.70% और ऑर्गन है हमारा 0.90% और कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है वह है 0.03%। तो इतना समझ गए होंगे। नाइट्रोजन हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर बाकी की और गैसें पाई जाती हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये यहाँ पे लिखा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग है। चित्र में मैं आपको पिक्चर में दिखा चुकी हूँ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में मतलब पाए जाते हैं। फिर नाइट्रोजन में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन में 21%। ऑर्गन में 0.90 बोल सकते हैं और 93 भी राइट लिखा हुआ होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है हमारा 0.03%। बाय मिस्टेक टाइपिंग में इसमें नहीं लिखा है, बट जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है, हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और अन्य गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हमारे हवा में मौजूद होते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब जानेंगे कि नाइट्रोजन क्या होता है। वायु का एक बड़ा भाग नाइट्रोजन कहलाता है। यह सबसे ज़्यादा वायु में पाई जाने वाली गैस है। फिर देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाहर निकाल देते हैं।
मतलब कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसके साथ में हमारे नाइट्रोजन भी चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर जब हम सांस को जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन भी बाहर निकल जाता है। लेकिन पौधों में ऐसा होता है कि वो मतलब पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को सीधा एब्जॉर्व नहीं करते हैं डायरेक्ट। उनको नाइट्रोजन लेने के लिए मिट्टी और उनके जड़ में रहने वाले बैक्टीरिया के मतलब हेल्प से वो नाइट्रोजन को लेकर खुद में कन्वर्ट करते हैं, जिससे पौधे के डेवलपमेंट में इसका यूज हो सके। फिर आ जाते हैं ऑक्सीजन। आई होप आप लोगों को नाइट्रोजन भी समझ में आया हो। इसके बाद देन हम करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए आवश्यक है। ये तो सभी को मालूम होगा कि हम सांस लेते हैं तो हमारे मतलब कि श्वसन, जब सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में सेकंड नंबर पे पाई जाने वाली गैस है। हाँ, फिर मान लीजिए कि कोई गिलास, मान लीजिए 2 गिलास हैं, 2 गिलास हैं, उसके नीचे मतलब एक गिलास 2 मोमबत्ती हैं, जिसमें से एक मोमबत्ती को हम गिलास से ढक देंगे और दूसरे को ऐसे खुला रहने देंगे। तो जो ढकी हुई वाली मोमबत्ती रहती है, गिलास से ढकी हुई वाली मोमबत्ती रहती है, वो कुछ टाइम के बाद जलना वो बंद कर देती है, मतलब कि बुझ जाती है। लेकिन जो दूसरी जो मोमबत्ती रहती है जिसको कंटिन्यू हवा मिलती है, वायु मिलती है, तो वो जलते रहती है। मतलब कि इसका ये होता है कि मान लो कोई घटक है, कोई पदार्थ है, अगर उसको जलने के लिए मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो जब जलने में जो मतलब गैस सहायक होती है उसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन हमारा कहलाता है। आई होप ऑक्सीजन आपको अच्छा लगा हो। अब इसके बाद हम आएंगे हरे पौधा ग्रीन प्लांट प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हरे पादप मतलब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, मतलब जो सिस्टम होता है पौधों के खाना बनाने के, तो उसमें वो लोग ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम और नेक्स्ट का टॉपिक पढ़ते हैं। यदि हम लगातार पेड़ काटते जाएंगे तो हमारे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारे एटमॉस्फेयर का बैलेंस जो है बना रहे। देन इसके बाद हम समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये तो सबको पता है। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन हम पौधों से लेते हैं। तो पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। मतलब कि इसका बैलेंस जो पेड़ पौधे होते हैं वो बनाकर रखते हैं, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों से जलाने से गड़बड़ा जाता है। मतलब कि जो पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी मतलब बैलेंस रहता है वो बना रहता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा मतलब कोयला और खनिज तेल ईंधन ये सब से जलने से ये जो एटमॉस्फेयर का संतुलन है वह बिगड़ जाता है, जिससे वायुमंडल में हमारे इफेक्ट पड़ता है। वे वायुमंडल में करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। मतलब कि ये जो है ईंधन कोयला ये सब के जलने से हमारे मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें इतने ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है, मतलब कि बढ़ते जाता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हमारे जो मौसम है और जलवायु और अर्थ पे इसका वो तो जनरल सी बात है कि उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे मौसम और जलवायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। फिर आ जाते हैं हम इसको ज़रा सा समझते हैं कि ये क्या है।
एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष या सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होता है। मतलब कि मान लो कि हम किसी पैक कमरे में अगर कोई भी पदार्थ या मटेरियल जल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको उससे घुटन महसूस होगी। घुटन क्यों महसूस होगी? क्योंकि वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। तो और यह भी सलाह दी जाती है कि फसल के अवशेष, मतलब कि धान कटाई, धान गेहूँ किसी का भी मतलब खेती होता है, उसके बाद जो डंठल वगैरह, जो डाल वगैरह रहते हैं, तो उसको यही सलाह दी जाती है कि हमें उसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसके जलाने से वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और एटमॉस्फेयर का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी के चारों ओर आवरण में प्रवेश तो कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि हमारे अर्थ में चारों ओर तो रहता है, परंतु पृथ्वी से वापस कार्बन डाइऑक्साइड के सघन आवरण को भेद न पाने से परिवर्तित नहीं होती, जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण अधिक गर्म होकर जीवन को प्रभावित करता है। इससे आज ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से समुद्री तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ता है तथा पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बन रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे पहले इस चित्र के इस डायग्राम के हिसाब से मतलब कि देखेंगे कि आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम ये समझेंगे कि देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये जो सूरज की किरणें आ रही हैं इधर से हमारे अर्थ में जाएंगी, मतलब पृथ्वी पे आती हैं सूरज की किरणें, इसके बाद पृथ्वी पे आती है, फिर रहती है, फिर वो जब वापस रिटर्न जाती है, तो जो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसें होती हैं, इधर पृथ्वी के साइड में जितनी भी गैसें होती हैं, ये इसको वापस रिटर्न नहीं जाने देती हैं, रोक लेती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल दैट कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी गैसें इसको वापस रिटर्न मतलब कि नहीं जाने देती हैं, जिससे हमारे यहाँ पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इसकी वजह से पड़ता है। आई होप ये समझ में आया होगा। सूर्य की किरणें यहाँ पे आती हैं पृथ्वी में, आते जाती हैं, फिर वो यहाँ पे रहती हैं, फिर इसके बाद जब वो वापस जाती हैं, तो वापस जाने के लिए जो पृथ्वी के साइड में, ये हमारे साइड में जो गैसें होती हैं, इसे वापस नहीं जाने देती हैं, वापस जाने से रोक लेती हैं, जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्गन भी होते हैं और कुछ अन्य गैसें होती हैं। फिर इसकी वजह से जो हमारे ध्रुव क्षेत्र होते हैं, जमी हुई बर्फ़ रहती हैं, जो उसकी वजह से मतलब कि पिघलने लगती है, और जो वहाँ के एरियाज रहते हैं वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, और हमारे जो ईवीएस का है जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, उसकी कंडीशन बिगड़ने के हालत में आ जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो ये अभी मैंने जस्ट बताया कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है तापमान में वृद्धि के कारण। फिर देखेंगे कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें मतलब कि क्या क्या पाई जाती हैं। तो इसको हम देखेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य रूप से पाई जाती है। देन आपका मीथेन,
ये मीथेन, फिर वाटर वेपर जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ये फ्लोरीकृत गैसें हैं। फिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो गैसें हैं ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में पाए जाने वाली हैं। आई होप आपको इतना वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर आ जाते हैं जल वाष्प वाटर वेपर में। वाटर वेपर क्या होता है? तो हम इसको समझेंगे कि वायुमंडल में आयतानुसार 4% जल वाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम ध्रुवों के आसपास होती है। तो वायुमंडल में 4% जल वाष्प रहता है, मतलब हमेशा वो रहता ही है 4%। फिर जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और ध्रुवों के आसपास होती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे भूमि से 5 मतलब किलोमीटर तक के ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जल वाष्प का 90% भाग होता है। 5 किलोमीटर वायुमंडल समस्त जल वाष्प 90% का भाग होता है। ज्ञात है कि वायुमंडल में जल मंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है, मतलब कि ये सिक्योर रहता है। इतने परसेंट मतलब कि भाग जलमंडल में हमारे सुरक्षित रहता है। फिर अब देखेंगे डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट धूल के कण में देखेंगे कि इससे धूल के कण को हम एरोसेल भी कहा जाता है। विभिन्न सोर्स से वायुमंडल में जाने वाले धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। धूल के कण हैं जो आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। धूल कण सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। धूल कण एवं धूल के कण आर्द्रताग्राही नाभिक का भी कार्य करते हैं। तो हमारा ये जो था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ से कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इतना कंटेंट समझ में आया होगा। इसके बाद हम ये समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना में जो हमारे जो पृथ्वी है उसके ऊपर के जितने भी भाग बढ़ते जाते हैं मतलब जितने भी लेयर होती हैं वो पार्ट में मतलब डिवाइड हैं कि इतने में ये है, इतने में ये है, इसके बाद देन ये है। तो इसको हम देखेंगे कि हमारा वायुमंडल में 5 लेयर्स हैं और पृथ्वी की सतह से मतलब ये पृथ्वी की सतह से चालू होते हैं, इसके बाद ये ऊपर चलते जाते हैं। तो इसको पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसमें से समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए देन इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर में क्या है हमारा क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। देन इसके बाद है संताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल जो हमारा होता है वो है हमारा 80 किलोमीटर, मतलब कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ से 80 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर कहलाएगा। देन इसके बाद 50 किलोमीटर जो है वो हमारा संताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है मध्य मंडल या मीसोस्फेयर। मध्य मंडल या मीसोस्फेयर ये हमारा 80 किलोमीटर तक रहता है। देन इसके बाद फिर आता है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल ये हमारा 640 किलोमीटर के ऊपर रहता है। फिर इसके बाद हमारा आता है बाह्य मंडल। तो जो 640 किलोमीटर के बाद का जो अंतरिक्ष वाला एरिया रहता है वो हमारा कहलाता है बाह्य मंडल। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि कौन से लेयर के बाद क्या आता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब जो जितने भी ये मैंने आपको लेयर्स आपको बताई हैं, अब हम इसको डिटेल से देखेंगे कि कौन से लेयर में क्या क्या पाया जाता है। नाम मैंने सारे स्फीयर्स का यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखकर नोट्स बना लीजिएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। फिर ये आगे हमारा क्षोभ मंडल। तो इसमें देखेंगे कि यह परत वायुमंडल में
सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मतलब कि हमारे अर्थ से मतलब 13 किलोमीटर तक हमारा ये ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसके बाद फिर दूसरा स्फीयर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें समझेंगे कि इसमें आखिर होता क्या क्या है। तो ये वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण है और ये 13 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में हम लोग रहते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मौसम के संबंधी जितने भी घटनाएं होते हैं, वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, ओलावर्षण, इस मतलब ये सब इसी मंडल के अंदर, इसी स्फीयर के अंदर होता है, हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर। ये ट्रोपोस्फियर का मैंने डायग्राम भी यहाँ पे लगा दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ये बादल है, सभी ने तो देखा ही होगा बादल। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आ गया स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में यह मतलब कि हमारा जो क्षोभ मंडल है 13 किलोमीटर, उसके बाद से ये चालू होता है क्षोभ मंडल की, मतलब कि ऊपर में ये हमारा स्टार्ट हो जाता है संताप मंडल। इसकी ऊंचाई है लगभग 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। फिर देन यहाँ का तापमान जो रहता है ना, ये यहाँ का तापमान समान रहता है तथा यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। मतलब कि यहाँ पे कोई मौसम का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बादल, मौसम, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, हवाई जहाज़ उड़ती हैं। हवाई जहाज़ उड़ने के लिए मतलब ये आदर्श है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दैट, अगर क्षोभ मंडल में अगर हवाई जहाज़ उड़ाएंगे, मान लो वेदर अगर चेंज हुआ, बिजली कड़क गई, कुछ भी हो सकता है, पानी आने लगे, मौसम ख़राब हो जाए, अंधेरा छा जाए, तो कहाँ से, तब तो हवाई जहाज़ क्रैक हो जाएगा। इसलिए हमारा जो हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, वो संताप मंडल में उड़ता है। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें समताप मंडल में ये भी होता है कि मतलब ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत होते हैं वो हमारे संताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जब सूरज से जो विकिरण आती है, संताप मंडल में रहता है, तो ओजोन परत सूरज से विकिरण से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, तो उससे हम लोगों का क्या करता है, रक्षा करता है, कवच की तरह से मतलब कि कार्य करता है, जो ओजोन परत होता है। ओजोन परत से स्किन कैंसर होता है और इसमें ओजोन परत का सबसे जो खतरनाक वो होता है नहीं अल्ट्रावायलेट किरणों की, तो उसमें से जो UVC किरण होती है उससे हम लोगों के स्किन कैंसर का खतरा होता है। और ओजोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई होती है, मतलब कि जो मोटाई को मेजर किया जाता है जिससे, हम उसको बोलते हैं डॉप्सन। तो एक बार और मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस मनाया जाता है हमारा 16 सितंबर को। ओजोन की मोटाई को मापने की इकाई को हम डॉप्सन कहते हैं। और संताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत हमारे जो सूरज की किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसमें से पराबैंगनी जो किरण पाई जाती हैं, उससे ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। मतलब कि पृथ्वी में वो नहीं आने देता है सूर्य की हानिकारक किरणों को। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम देखेंगे मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। मतलब कि जो समताप मंडल होता है उसके ठीक ऊपर हमारा ये पाया जाता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। मतलब कि 80 किलोमीटर तक ये इसका ये है फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मतलब कि अंतरिक्ष से जो ये आते हैं उल्कापिंड, तो इस परत में जैसे ही आते हैं मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यहाँ पे आके मतलब जल जाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इतना कंटेंट प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। फिर आ जाते हैं हमारा आयन मंडल। आयन मंडल में
ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बाह्यमंडल होना चाहिए था बट वायुमंडल है, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। आयन मंडल, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? थर्मोस्फेयर में ये होता है कि यह बढ़ती ऊंचाई के साथ इसका तापमान भी मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मतलब इसका तापमान का लेवल बढ़ते जाता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर देखेंगे कि आयन मंडल के अकॉर्डिंग जो रेडियो संचार होते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे मतलब रेडियो के वेव्स हैं जो इस परत को पुनः पृथ्वी पर मतलब एक्सचेंज करके परिवर्तित कर दी जाती है, एक्सचेंज हो जाता है। जो है रेडियो वाला जो भी टॉपिक होता है मतलब कि तो वो थर्मोस्फेयर में देखने को मिलता है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब सबसे लास्ट वाले में हम आ जाते हैं बहिर्मंडल में। ये इसकी टाइपिंग थोड़ी ये भी मिस्टेक है बट इसको देखिएगा, इंग्लिश से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। एसोस्फेयर, तो इसमें ये जो है 400 किलोमीटर से ऊपर है, तो 500 किलोमीटर से ऊपर की परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ वायुमंडल बहुत विरल होता है, मतलब कि वायुमंडल जो है वो बहुत पतला सा होता है तथा गैस का सामान्य नियमों का पालन नहीं होता, मतलब जो गैस के रूल्स हैं ना वो वहाँ पे फॉलो नहीं होती हैं, जो हमारा ये बहिर्मंडल होता है। यहाँ पे हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इस परत में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, मतलब कि जो इंसानों द्वारा जो उपग्रह बनाए जाते हैं वो यहीं पे स्थापित किए जाते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल एग्री वेरियस टाइम्स को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। फ्री का पढ़ा रहे हैं, कंटेंट है, इतना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कीजिएगा। और कल का हम लोगों का टॉपिक जो होने वाला है एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स, मतलब कि मौसम के तत्व। थैंक यू सो मच।